हेलो, आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, जो पहला लेक्चर लिया था और प्रोसेस इक्विपमेंट डिज़ाइन का, उसमें हमने बात करी थी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के रिगार्डिंग आपके फोर्सेस के बारे में कि कौन कौन से फोर्सेस हमारे क्या है किसी भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, किसी भी मटेरियल को जब हम उसको डिफॉर्म करते हैं तब। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने वो पिछले लेक्चर में बार लिया था, सॉलिड मटेरियल लिया था, आपका मेंबर लिया था रॉड, ठीक है। यदि हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमने पुल फोर्स को अप्लाई किया, तो पुल फोर्स जैसे अप्लाई करते हैं तो पुल फोर्स का नेचर ये कहता है कि ये क्या करेगा, इस जो मेंबर है इसकी लेंथ में क्या करेगा, ये एक्सटेंशन करेगा। तो मान लीजिए जो लेंथ में एक्सटेंशन हुआ है इसकी, वो आपका डेल एल है। लेंथ में जो एक्सटेंशन हुआ है वो आपका क्या है, डेल एल, जब आपने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो डेल एल है वो क्या है, डिफॉर्मेशन और इस केस में ये आपका क्या है, एक्सटेंशन, क्योंकि इसके जो फाइबर है वो स्ट्रेच हुए हैं, लेंथ में एक्सटेंशन डेल एल हुआ है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है, किसी भी मेंबर में यदि डिफॉर्मेशन होता है तो जो मेंबर है वो किससे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना होता है। एटम्स है, उसके अंदर रॉड है, मान लीजिए मेटल रॉड है, तो उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, ये जो अप्लाइड फोर्स है, जो आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं इसको स्ट्रेस करने में, तो वो क्या करेंगे, इसको विदस्टैंड बियर करने के, इस लोड को बियर करने के लिए एक रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट करेंगे। मटेरियल के अंदर क्या होगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा आपका, जनरेट होगा। उस रेजिस्टिंग फोर्स के जनरेशन की वजह से क्या होगा, ये जो मटेरियल है इसके इंटरनली एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल के अंदर क्या क्या चल रहा है, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर पिछले लेक्चर में देखा था, यहाँ पर आपके लेग्स ए और बी थे। अब जब एक्सटेंशन हो गया तो आपके पॉइंट जो है वो ए डैश और बी डैश पर पहुंच गए, ठीक है। जब एक्सटेंशन के बाद आपके पॉइंट्स कहाँ पर आ गए, ए डैश और बी डैश पर। तो अब हमें क्या देखना है कि जो मटेरियल के एक्सटर्नल फोर्स का तो एनालिसिस हम कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल उस मटेरियल के अंदर क्या प्रोसेस हो रही है उसको देखने के लिए हम एक मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मेथड ऑफ सेक्शन में हम क्या करेंगे, एक कट सेक्शन यहां पर बनाते हैं। मान लीजिए हमने एक सेक्शन को कट किया, ठीक है। हमने क्या किया, रॉड पे एक बाई सेक्शन मेथड यानी सेक्शन मेथड को अप्लाई किया। ये इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट था आपके पास, यहाँ आपके पॉइंट ए और बी थे, ये पॉइंट आपके ए डैश और बी डैश हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे सेक्शन मेथड को। तो जब हम सेक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अब इसके दो सेक्शन हो गए आपके, एक आपका पी फोर्स यहाँ लगाया, ये सेक्शन 1 हो गया, एक आपका पी फोर्स दूसरा कट सेक्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो हम यदि एन नंबर ऑफ बार भी अगर इसमें हम कट कर दें तो हम क्या देखते हैं, इस प्रेशर को बियर करने के लिए, सॉरी इस लोड को, जो अप्लाइड फोर्स है, इस लोड को बियर करने के लिए, इस अप्लाइड फोर्स को बियर करने के लिए क्या करेगा मटेरियल, एक एक्सटर्नली इसको रोल करने के लिए एक स्ट्रेस को डेवलप करेगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर इसको स्ट्रेस को डेवलप करेगा, ठीक है। तो अगर इस मटेरियल को या इस जो मेंबर है, ये जो मेंबर है, इस मेंबर को यदि स्टैटिक पोजीशन में रहना है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहना है, क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी बॉडी है, ब्रिज है, उनमें हम जो भी मटेरियल यूज करते हैं वो आपका स्टैटिक पोजीशन में होता है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो समेशन ऑफ फोर्सेस है ऑल डायरेक्शन वो 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ मूवमेंट है वो आपका 0 होना चाहिए। तो समेशन ऑफ
एफ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, और आपका जो मूवमेंट है प्रोड्यूस होगा डायरेक्शन एक्स में, वाई में और जेड डायरेक्शन में, जो भी आपका मूवमेंट प्रोड्यूस होगा वो आपका किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ये आपकी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम अभी जो फोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं वो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हम क्या है, एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फोर्सेस का एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का यानी समेशन ऑफ एफ एक्स आपका जीरो होगा, तो एफ माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, तो एफ इज इक्वल टू पी के बराबर होगा। ये आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स के बराबर क्या आ जाएगा, आपका रजिस्टिंग फोर्स आ जाएगा, जो रजिस्ट करेगा। तो ये आपकी क्या है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स रजिस्टिंग फोर्स से इक्वल होगा, तभी आपका मटेरियल ब्रेक नहीं होगा। अगर इन दोनों में से अगर आपका रजिस्टिंग फोर्स ज्यादा हो जाए या आपका मान लीजिए अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो गया है रजिस्टिंग फोर्स से, तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब तो हम अब यहां से हमारा टर्म आ गई स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं हम कि आपका स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस आपको पता है ये होता है रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी कितना फोर्स पर यूनिट एरिया को पर आपका रजिस्ट कर रहा है, उन दोनों के रेशियो को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक एलिमेंटल एरिया था, यहाँ पर आपके पास एक पाइप था। ठीक है, आप इसमें अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो मटेरियल का सेक्शन होगा, तो यहाँ पर प्रत्येक एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, तो वो एटम्स क्या करेंगे, कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे, सहयोग कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे होंगे स्ट्रेस को डेवलप करने में। तो मान लीजिए यहाँ जो स्मॉल हमने एरिया ले लिया है, स्मॉल एलिमेंटल एरिया डेल ए, और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो डेल एफ, स्मॉल एलिमेंटल फोर्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे स्ट्रेस आपका। तो इस कंडीशन में जो आपका स्ट्रेस होगा सिग्मा, इसे स्ट्रेस क्या होगा, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो डेल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो स्ट्रेस है आपका वो आ गया आपका लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू जीरो डेल एफ अपॉन डेल ए, यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। एलिमेंटल एरिया लिया तो एलिमेंटल फोर्स अपॉन एलिमेंटल एरिया। ठीक है, अब डेल्टा ए टेंड्स टू अगर आपका क्या हो जाएगा, यदि जीरो हो गया तो सिग्मा आपका हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है डी एफ अपॉन डी ए। ठीक है, ये आपका इस तरीके से स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस है, अगर वो जो प्रत्येक पॉइंट पर आपका यहाँ पर मटेरियल था, यहाँ पर क्या है स्ट्रेस की वैल्यू, ये जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं आपके अलग अलग लगा रहे होंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या है, आपका जो स्ट्रेस है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है। आपकी जो स्ट्रेस है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी प्रत्येक पॉइंट्स, प्रत्येक एटम अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू हो सकती है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज स्ट्रेस का कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी कि जो सिग्मा है उसको हम सिग्मा एवरेज से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, मतलब कि जो फोर्स है रेजिस्टिंग फोर्स आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपका एवरेज, जब हम इसका एवरेज क्या करेंगे, कंसेप्ट का यूज करेंगे, तो उस केस में जो एफ आ जाएगा हमारे पास, तो सिग्मा इंटू ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा इंटू ए के बराबर आ गया, तो यहाँ से जो स्ट्रेस आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट आ गया, एरिया आ गया आपका, स्ट्रेस आ गया।
अब हमें पता है कि जो F है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वो अप्लाइड प्रेशर के अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्योंकि हमें इंटरनली क्या हो रहा है उसका पता नहीं लग पाएगा, अप्लाइड प्रेशर अगर अप्लाइड फोर्स के बराबर आपका रेजिस्टिंग फोर्स हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इस केस में जो सिग्मा है आपका वो P/A के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होगा ये क्या है आपका रेजिस्टिंग फोर्स है, स्ट्रेस आपका। लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि F=P है, ये किसके बराबर हो गया, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो हमने जनरली इस तरीके से देख लिया कि हमारे पास जो स्ट्रेस है वो किस तरीके से हमारा सिस्टम में अराइज करता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, अप्लाइड फोर्स को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। यानी अप्लाइड फोर्स हम जो भी करेंगे तो अगर किसी मटेरियल में या किसी मेंबर में, मान लीजिए ये मेंबर है, अगर मैं इस पर कुछ अप्लाइड फोर्स अगर इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ फोर्स पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ एटम्स होंगे, वो क्या करेंगे, इस लोड को बियर करने के लिए एक इंटरनल रूप से फोर्स को रेजिस्ट करेंगे, इस वाले फोर्स को रेजिस्ट करेंगे और एक रेजिस्टिंग फोर्स को डेवलप करेंगे, जिसकी वजह से सिस्टम में क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। यानी पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स आपका रेजिस्ट कर रहा है आपका स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें एक्सिस की और फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। और जो आपका एक और बात है इसमें, स्ट्रेस जो है आपका, स्ट्रेस आपकी क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है, एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। मतलब ये क्या है, जो वेक्टर एडिशन है उसको फॉलो नहीं करती, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है स्ट्रेस, वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे। मतलब स्ट्रेस क्या है आपका, एक टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस आपका क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। तो टेंसर क्वांटिटी के लिए आपको तीन मेथड चाहिए, यानी 3 वे चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, 3 वे स्ट्रेस को, जैसे मैग्नीट्यूड है आपका, मैग्नीट्यूड हो गया, दूसरा डायरेक्शन हो गया, और तीसरा हो जाएगा आपका प्लेन ऑफ एक्शन। यानी स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लेन ऑफ एक्शन। वेक्टर को, ये आपका वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब उससे पहले हम देखते हैं एक्सिस के बारे में। 2 एक्सिस की बात जनरली हम बात करेंगे, एक तो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दूसरा आपकी लेटरल एक्सिस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है, जिस एक्सिस के अलोंग बॉडी डायमेंशंस में लॉन्गेस्ट होती है उसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग परपेंडिकुलर बचती हैं आपकी, 2 बची रिमेनिंग, इनको बोलेंगे लेटरल एक्सिस। ठीक है, तो जिस एक्सिस के अलोंग आपकी बॉडी लॉन्गेस्ट होगी तो ये आपकी कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और रिमेनिंग जो परपेंडिकुलर 2 बचती है उन्हें हम बोलते हैं लेटरल एक्सिस। तो जितनी भी हम अभी प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन में बात करेंगे वो लेटरल एक्सिस और लॉन्गिट्यूडनल 2 एक्सिस की हम बात करेंगे। तो हमने देख लिया कि लेटरल एक्सिस क्या होती है और
सॉरी लेटरल एक्सिस क्या होती है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, अब हम चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। जब